चलिए, अपने माँ के सपनों को पूरा करना चाहती है एक बेटी। अपने माँ के अधूरे कामों को पूरा करना चाहती है एक बेटी। अब आप कह रहे होंगे कि आखिर ये बेटी है कौन और ये माँ है कौन? तो चलिए, मैं आप लोगों को याद दिलाने से पहले, नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं आज बात कर रहा हूँ विधानसभा केदारनाथ की, जहाँ की विधायिका अब आपके बीच और हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उनके बहुत से अधूरे काम हैं, बहुत से अधूरे सपने हैं, जिनको पूरा करना चाहती है उनकी बेटी ऐश्वर्या। तो चलिए, आज आपको उनकी बेटी से मिलवाते हैं। हालांकि ये वक्त बहुत नाजुक है, ये वक्त वो वक्त नहीं है जिसमें हम आपको मिलवा सकें, लेकिन वक्त की नजाकत है, मिलवाना तो पड़ेगा। तो चलिए मिलवाते हैं। ऐश्वर्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मोगना जी। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कितना लंबा समय मम्मी आपकी माँ जी बीमार रही हैं? माता जी तो पिछले 7 सालों से ही कैंसर से जूझ रही थी, लेकिन अभी पिछले 2 महीने से उनकी रीढ़ की हड्डी में जो चोट लगी उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई थी। तो उस दौरान बहुत से लोग आपके घर पे भी आते होंगे, बहुत से काम ऑनलाइन भी करने होते होंगे। वो सारे काम कैसे हो रहे थे ऐश्वर्या जी? बिल्कुल। हम मैं और स्टाफ के मेंबर्स मिलकर उन सब कामों को हम लोग किया करते थे। जो जो भी माता जी हमें इंस्ट्रक्शंस देती थी, हम उनको फॉलो करते थे। अच्छा, बहुत सारे के लोगों का ये भी कहना है, क्योंकि बद्रीनाथ केदारनाथ मैं भी गया हूँ, केदारनाथ में 3 दिन रहा हूँ। वहाँ वहाँ जो श्रद्धालु आ रहे थे, वहाँ के जो दुकानदार थे, उनको अपनी विधायिका की कमी बहुत खल रही थी ऐश्वर्या जी। वो कई लोगों ने मुझसे ये भी कहा है कि आज हमारी विधायिका हमारे बीच में होती तो ये जो यात्रा चल रही है इसका स्वरूप कुछ और होता। क्या आप मानती हैं ये सही है? बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ कि जब माता जी थी पिछले साल भी उन्होंने वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए जो काम किए, वहाँ पे उन्होंने प्रशासन से अनुमति ली कि सब लोगों को, स्थानीय लोग छोटे से लेके बड़ा, चाहे वो नींबू पानी वाला हो, खीरा खिलाने वाला हो, सबको दुकान लगाने की अनुमति दी जाए। इसका असर ये हुआ कि वहाँ पे जो रोजगार का जो साधन था, वो हर कोई एक स्थानीय आदमी के पहुँच में आ गया था। इस बार थोड़ा-सा उनका स्वास्थ्य जब से खराब हुआ, तो वो जो एक संवादहीनता मैं जैसे बता चुकी हूँ अपने पुराने इंटरव्यू में भी, वो संवादहीनता की वजह से प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी, हमारे यहाँ नए डीएम आए हैं, उनको थोड़ा-सा क्षेत्र को समझने में, उनकी समस्याओं को समझने में समय लगता है। तो ये कई सारे फैक्टर्स थे, जिसकी वजह से ये यात्रा जो थी, इसमें हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शैला रानी रावत जी की जब अंतिम यात्रा चल रही थी और जब वो घाट तक पहुंची, तो यकीन कीजिएगा, जहां तक मैं देख पाया हूं, महिलाएं हमारे यहाँ घाट पे बहुत कम जाती हैं। लेकिन वहां दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी की महिलाएं थी और उनके आंखों में आंसू थे। बहुत प्यार करती थी महिलाएं, बहुत प्यार करती थी आपकी माँ जी को, शैला रानी जी को, ऐश्वर्या जी। बिल्कुल, माताजी तो उनका एक सहारा थी, क्योंकि एक महिला दूसरी महिला को अपनी जो परेशानी बता सकती है, शायद वो एक पुरुष प्रतिनिधि से नहीं बता सकती। और सालों से ऐसा होता आया था, घरों में समस्याएँ हैं, परिवारों की समस्याएँ हैं, उनकी पर्सनल जो प्रॉब्लम्स थी, तो वो माताजी से शेयर करती थी। तो जब देहावसान हुआ, तो औरतों के अंदर वो जो एक खालीपन था, जो उनकी बीवी चली गई, उनकी माँ चली गई, तो इसी भावनावश वो लोग इतने अभिभूत हो गए कि वो घाट पे भी आए। एक बेटी अपने माँ के बहुत करीब होती है, और उस करीबी को आप कितना महसूस करती हैं और कितनी कमी महसूस हो रही है माँ की? माँ की कमी तो अभी भी है, मेरी आँखों में अभी भी आँसू हैं। आज मैं जहाँ भी जिन भी लोगों से मिलने गई, तो माँ का खालीपन मेरे साथ था। पिछली बार मैं जब उनसे मिलने गई, तो मम्मी मेरे साथ थी, और ये कमी तो अब इसी कमी के साथ मुझे चलना है, और ये तो मेरे जीवन का एक सच है। क्या लग रहा है, जो माँ के सपने हैं या माँ के अधूरे काम हैं, उन पर चल पाएगी ऐश्वर्या? बिल्कुल, मैं एक पढ़ी-लिखी महिला हूँ, और मुझे लगता है कि इस प्रकार का विचार भी करना कि क्या हम वो काम कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। क्योंकि मुझे लगता है मुझसे पहले भी जितने लोग आए राजनीति में, या अभी भी जो राजनीति में जितने लोग हैं अभी प्रत्याशी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, उनसे ज़्यादा मैं मजबूत हूँ, पढ़ी-लिखी हूँ, और हर कोई अपने एक शुरुआत
होती है हर किसी की, तो माता जी ने तो हमें उस स्थान पे जाके छोड़ा जहाँ पे हमारे पास सब कुछ है। तो मुझे लगता है बिल्कुल हम इसको आगे बढ़ाएंगे इस सफर को, और पूरी जोश के साथ, और मुझे इसमें कोई शक ही नहीं है। दो उपचुनाव के परिणाम ऐश्वर्या जी, मंगलौर और बद्रीनाथ, लगती भी विधानसभा है, बद्रीनाथ बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, आपकी पार्टी के पक्ष में नहीं रहे। क्या लग रहा है कि इस बार जो केदारनाथ का फैक्टर है वो क्या सिंपैथी के इर्द गिर्द रहने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी पुराने पैटर्न को इस्तेमाल करेगी, या उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है? क्योंकि जो गहरी चोट मिली है वो दो विधानसभा से बहुत गहरी चोट है, देहरादून से दिल्ली तक वो चोट पहुंची है। क्या लग रहा है? क्योंकि जीवन एक उतार चढ़ाव का संगम होता है। हर किसी के जीवन में कभी राइज होता है, कभी फॉल होता है, कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव होता है। वैसे ही ये इलेक्शंस भी हैं। इस इलेक्शंस में आप कह रहे हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 2 सीट्स खोई जो हमारी यहाँ पे है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके कई कारण होते हैं। उसमें पार्टी आत्ममंथन कर रही है, और आने वाले चुनाव में पार्टी इन सब जो कारक थे, जिनकी वजह से हम लोग हारे वहाँ पे, उनको दूर करेगी। और केदारनाथ तो वैसे भी मोदी जी का एक सबसे पसंदीदा स्थल है, वो हर साल वहाँ पे आते हैं। तो मुझे तो लगता है कि वहाँ की जनता तो वैसे भी भाजपामय है ही, तो हमें वहाँ पे जीतने में कोई परेशानी नहीं होगी। राजनीति को अगर आप समझेंगे तो राजनीति अच्छी भी है और बुरी भी है ऐश्वर्या जी, दोनों पहलू राजनीति के हैं। तो ऐश्वर्या राजनीति को कितनी समझ पा रही है? क्योंकि एक राजनीति वो है जो हम करते हैं और एक राजनीति वो है जो हमारे साथ हो जाती है। क्या दोनों को समझ पाई है? देखिए, मेरा ये मानना है कि आप हो सकता है कि राजनीतिक तौर पे मैं वो 2 चेहरे लेके ना चलने वाली महिला हूँ, क्योंकि मैं एक स्पष्टवादी महिला हूँ। जो मैं फ़ील करती हूँ, वो मैं बताती हूँ। और बाकी समय के साथ हर कोई सीखता है। जैसे हम लोग बचपन से अभी तक अपने अनुभवों से, हमारा ये जीवन यात्रा जो है वो अनुभवों से हम सीखे हैं। वैसे मेरा भी है। अभी राजनीति में मैं सक्रिय तो रही हूँ, लेकिन इस तरीके से इलेक्शन लड़ने के बाद देखूंगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं अपनी अच्छाई को, अपने सीधेपन को, और जो मेरा एक स्पष्टता है मेरे विचारों की, उसको मैं राजनीति में आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करूं, इसको बना के रखूं, ताकि राजनीति का जो खराब नाम है कि राजनीति में ऐसे चेहरे होते हैं या ये होता है, तो मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोगों के आने से इसमें बहुत असर पड़ेगा। तो मैं उसकी पहल करना चाहती हूँ कि एक शिक्षित महिला आए, वो अपनी सोच से, अपने विचारों से राजनीति को देखने का जो एक दृष्टिकोण है उसको परिवर्तित करे। अच्छा, आपकी बहुत सारी के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी हो रही होगी, बहुत से फॉलोअर होते हैं, वो आपको फोन भी कर रहे होंगे, तो क्या फीडबैक आपको आपके क्षेत्र की जनता की तरफ से इस समय मिल रहा है? क्षेत्र की जनता तो बहुत दुखी है, और अभी तक वो इस सदमे से उभरे नहीं है, और सब मेरे पीछे खड़े हैं और कह रहे हैं कि दीदी आप आओ, हम खड़े हैं। क्योंकि आज जैसे मुझे एक फोन आया गुप्तकाशी से मामा जी का, तो ये कह रहे थे कि चौमासी और जो अगल बगल के गांव हैं वहाँ की जनता ये बोल रही थी कि अगर शैला जी की बेटी को चुनाव में टिकट मिलेगा तो हमारी वोट उनके लिए ही है। तो मैं तो बता ही नहीं हूँ कि तो मेरी माता का अथक परिश्रम रहा इतने सालों का, जो उन लोगों का प्यार मेरे साथ अभी तक है। अच्छा, हमारे कुछ अंदर के सूत्र कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी आपको टटोलने पे लगी हुई है, कितनी सच्चाई है इस बात में? कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुझे माता जी का जब देहांत हुआ तो उनका शोक संदेश आया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी इस अच्छाई को कायम रखा, क्योंकि माता जी ने जो एक लंबा समय पार्टी में दिया था, कांग्रेस पार्टी में लोग अभी तक उनसे जुड़े हुए हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी पार्टी के मेरे बड़े बुजुर्गों का, कांग्रेस पार्टी के भी, जिन्होंने मुझे अपना ये संदेश दिया, और माता जी को अपने इस समय अंतिम समय में उनको याद किया। एक कड़वा सत्य और कड़वा सवाल भी है कि 1% अगर भारतीय जनता पार्टी आप पे विश्वास नहीं जताती है तो क्या करेगी ऐश्वर्या? पार्टी का जो
जो भी डिसीजन होगा वो मेरे लिए सर्वोपरि है, लेकिन मैं ज़िंदगी में बहुत आशावादी हूँ। तो मुझे लगता है कि ये नौबत आएगी ही नहीं, और बाकी जो मेरे बड़े-बुज़ुर्ग मेरे लिए सोचेंगे, वो मेरे लिए मैं उसमें एग्री करती हूँ। चलो। पुराने उपचुनाव की अगर हम बात करें, उनका डाटा और रिकॉर्ड उठाने की कोशिश करें, तो पुराना इतिहास यह कहता है कि जितने भी उपचुनाव हुए हैं, उसमें सहानुभूति ही जीत का एक आधार बना है और उसी को लेके उनके परिवार के लोगों को टिकट मिला है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि परिवार के लोग बेहतर अपने उस सदस्य को समझ पाते थे, जिन्होंने उन परिवार के सदस्यों ने अपने विधायक को खोया है। तो अंत में क्या कुछ कहना चाहती हैं क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता से मेरा यही कहना है कि आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे माता जी की जो एक कमी है, उसको पूरा तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। लेकिन हाँ, काम के मामले में आप लोगों को ऐश्वर्या हमेशा आपके साथ खड़ी मिलेगी, और मैं अपनी आखिरी सांस तक आप लोगों के अधिकारों के लिए लड़ूंगी। आप मुझ पे भरोसा रखिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल और भी है। सुनने में आया पापा की भी तबीयत खराब है उसी दिन से। अब कैसी तबीयत है उनकी? पापा को मैं दिल्ली ले जा रही हूँ, मेदांता, और कोशिश करती हूँ कि वो भी ठीक हो जाए। ऐश्वर्या, आप कर पाएंगी विधायक की? कोई छोटा काम नहीं है। एक तरफ माता जी चली गई हैं, दूसरी तरफ पिता बीमार हैं। कर पाएंगी? ये सोचिएगा, ये जमता है। मुझे लगता है कि इस संसार में सबसे बड़ा काम जो होता है, वो एक माँ का होता है। जब मैं 2 बेटियों की माँ हूँ, जिनका भरण-पोषण मैंने किया है। तो जब एक माँ से ये प्रश्न करना कि वो कर पाएगी, और एक स्त्री से ये प्रश्न करना कि वो कर पाएगी, ये खुद में ही बहुत एक हास्यप्रद चीज़ है। जब हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। चलिए, जिस बेबाकी से ऐश्वर्या ने पूरे सवालों का जवाब दिया है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो तंबू लगने से लेके और तंबू उखड़ने तक की पूरी तैयारी कर चुकी है। अब केंद्रीय नेतृत्व से लेके राज्य नेतृत्व को तय करना है कि आखिर वो कितना विश्वास जताते हैं ऐश्वर्या पे। तो चलिए, इंतजार रहेगा उपचुनाव का। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।